Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Irshad. Today I am the discuss the topic success of United Nations. Student, in the previous lecture I am also discuss the failure of the United Nations. So now I am discussing the success of United Nations. स्टूडेंट पहले आप इस चीज़ को क्या कहते हैं समझ लें कि सक्सेस बेसिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस कैसे काउंट किए जाते हैं। किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के फेलियर और सक्सेस में फ़र्क क्या होता है और किन बेस पे हम इसको जाके ना कैटेगराइज करते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन का जो आइडिया था एक लिबरल फॉर्म में था कि एक लिबरल दुनिया को यूनाइट करना था, तो लिबरल आइडिया हो गया, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट ये चीज़ हम डिस्कस कर सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के सब्जेक्ट के अंदर, आईआर के अंदर। लेकिन इधर का जो सीन है, हम एज अ पाकिस्तान अफेयर का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, बाय द वे हम करंट अफेयर का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो तब हमें जो है ना किस वे में सेव हैंड में रह के हमें कैसे मतलब इसके सक्सेस और फेलियर को अटैम्प्ट करना है, वो हम दो चीज़ों को देख के करेंगे। नंबर वन, हम उसके ऑब्जेक्टिव को, नंबर टू उसके प्रिंसिपल्स को, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जो चीज़ें फुलफ़िल हो रही हैं तो दैट इज़ आल्सो कॉल्ड सक्सेस। जो नहीं फुलफ़िल हो रही तो हम उनको क्या, किस चीज़ का नाम देते हैं, फेलियर काउंट करते हैं। लेट अस स्टार्ट द सक्सेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, नो वर्ल्ड वार 3, हमारी बात यहाँ से स्टार्ट होती है। नो वर्ल्ड वार 3 के वर्ल्ड वार 3 का ना होना काउंट किया जाता है किस में, सक्सेस ऑफ यूनाइटेड नेशन में। वाई कि देखें आप, अगर एक चीज़ है वो वर्ल्ड वार 2 उसके वो हो जाती है, वो फेल काउंट की जाती है, वो है लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन का पर्पस था कि टू स्टॉप द सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार को रोकना उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था, उसकी अचीवमेंट। और उसने 62 ऐसी क्या कहते हैं मेजर अचीवमेंट की थी, मेजर कन्फ्लिक्ट्स को सॉर्ट आउट किया था। लेकिन उसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव था कि रोकना था दुनिया को सेकेंड वर्ल्ड वार से। जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टूडेंट हो जाती है तो वो भी क्या हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाती है। इधर यूनाइटेड नेशन ने दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वार से रोका है, तो ये जो है उसका मेजर क्या है, मेजर कंट्रीब्यूशन काउंट होती है, और ये मेजर कंट्रीब्यूशन उसका सक्सेस काउंट किया जाता है। देखिए ऐसे ऐसे टाइम आता है, ऐसी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं जिनमें पॉसिबल था कि थर्ड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं आपको बताऊं तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ठीक है, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते होंगे कि क्यूबा के अंदर जो है ना यूएसएसआर ने मिसाइल क्या किए हुए थे, डिपॉजिट किए हुए थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या करना था, अमेरिका के ऊपर अटैक करना था। तो ये चीज़ यूनाइटेड नेशन को पता चली, और उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने बहमी क्या कहते हैं दोनों कंट्रियों को क्या किया, आपस में बहमी मशावरात के साथ और इनका आपस में क्या सुलह करा दी। और इस चीज़ से कि जो मिसाइल, जो वेपन्स डिपोज थे वो क्या किए, वो बिल्कुल मतलब निकाल लिए गए, और जो है ना एक कंट्री यूएसए वो बहुत बड़े नुकसान से बच गया। ये तो एक जस्ट एक एग्जाम्पल थी। इसके अलावा अगर मैं बताऊं कि साल्ट 1, साल्ट 2 एक एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है, ट्रीटीज होती हैं। तो ये क्या है, स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी 1, स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी 2। स्टूडेंट ये ट्रीटी जो है ना ये होती हैं यूएसएसआर एंड यूएसए के बिटवीन में होती हैं। बेसिकली अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन ट्रीटीज के मुताबिक, रिपोर्ट्स के मुताबिक कि जो है ना कम व बेश 10,000 वेपन्स आर डिपोजिट, 10,000 न्यूक्लियर वेपन्स आर डिप्लॉयड, ठीक है। कैन यू इमेजिन
if these 10,000 nuclear weapons are burst, तो how much destructions are creates in this world? स्टूडेंट, अगर ये हो जाते 10,000 जो न्यूक्लियर वेपन्स डिपोजिट थे, ठीक है, डिप्लॉयड किए हुए थे, अगर ये यूनाइटेड नेशन इस मसले को जो है ना सॉर्ट आउट ना करवाता, तो अगर वो क्या होते, ब्रस्ट होते, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि थर्ड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जानी थी और इतनी ज़्यादा नुकसान होता कि दुनिया ये जो है ना इंसान बेर भी ना कर सकते, स्टेट इस नुकसान को पूरा भी ना कर सकती। देखिए, वर्ल्ड वार 1 में वेपन तो नहीं थे, वर्ल्ड वार 2 में अमेरिका ने इन दी लास्ट जो जापान के ऊपर जो है ना हमले किए हैं, ठीक है, 6 अगस्त 1945 में और 9 अगस्त 1945 में, ठीक है, लिटिल बॉय और जो है ना फैट मैन क्या कहते हैं, हिरोशिमा नागासाकी के, तो दुनिया के सामने सुपर पावर बन गया, ठीक है, और जो है ना फर्स्ट कंट्री था जिसके पास न्यूक्लियर एटॉमिक वेपन्स आ गए थे। तो अगर आप इमेजिन करें कि यूएसएसआर जो मतलब आपका करंट का रशिया कहलाता है, उस टाइम का यूएसए, तो अगर इनके बीच में जो है ना ये एग्रीमेंट यूनाइटेड नेशन, ठीक है, पीस ना मेंटेन कराती, तो क्या होता, वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो जानी थी। तो इन दिस वे ये जो है ना थर्ड वर्ल्ड वार जो है ना, इससे रोकना, नो थर्ड वर्ल्ड वार, दिस इज अ सक्सेस ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये यूनाइटेड नेशन का क्या है, बहुत बड़ा सक्सेस काउंट किया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो वो है कि स्पेशल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स, कि ये एक इसका क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन का सक्सेस माना जाता है। स्पेशल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स, देखें, स्पेशल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स दिस इज एन एक्स्ट्रा या एडिशनल क्या कहते हैं एक्टिविटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के पास एक ऑर्गन है, वो है क्या कहते हैं आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का तो काम होता है स्टूडेंट क्या करना, कि जो डिस्प्यूट है उस डिस्प्यूट को सेटलमेंट कराना। अगर उसके बाद जो है ना कि कोई ऐसा डिस्प्यूट है जिसके ऊपर क्या कहते हैं लीगल ओपिनियन दे देना, वो इम्प्लीमेंट हो या ना हो दैट्स अदर थिंग, लेकिन ओपिनियन दे सकती है आईसीजे, लेकिन अथॉरिटी नहीं है कि उसको इम्प्लीमेंट कराए। ये स्पेशल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स जो है ना, ये कुछ ऐसे इंडिविजुअल थे जो कंसीडर करते थे कि हमारा ना तो कोई किसी कोर्ट के अंदर हमारा ट्रायल हो सकता है, और ना ही हम प्रोसिक्यूशन के लिए जाएंगे, ना हमें कोई प्रोसिक्यूट कर सकता है, ना हमें कोई इम्प्रिजनमेंट दे सकता है। और इसके बाद ये ऐसे खुद को समझते थे कि हम लॉ से और अदालतों से हट के हैं, हमसे कोई पूछने वाला नहीं है। दिस इज अ एडिशनल पॉइंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, स्पेशल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स जो थे ना, इनकी स्पेशल अदालतें लगाई, स्पेशल कोर्ट्स बनाई। उन कोर्ट्स में ये जो थे ट्रिब्यूनल्स थे, इनका क्या किया, कोर्ट के अंदर इनकी जो ना क्या कहते हैं प्रोसिक्यूशन की गई, ठीक है। प्रोसिक्यूशन होने के बाद जो है ना, तो इनको क्या की गई, इनके लिए सजाएं मुकर्रर की गई, ठीक है। ये समझते थे कोई लॉ, देयर वाज नो लॉ एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड विच कैन पनिश अस, ठीक है। वो तो समझते थे हमें कोई ऐसा लॉ मौजूद नहीं है जो हमें सज़ा दिलवा सकता है। लेकिन यूएनओ का जो ये एक क्या कहते हैं वाइटल स्टेप था, ठीक है, टू पनिश दी जो क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स थे, ठीक है, स्पेशल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स। तो इसमें 2 एग्जांपलें यहाँ कोट की हैं मैंने, ठीक है, कि स्पेशल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स सर्बिया का एक डिक्टेटर था जिसका नाम था स्लोबोडन मेलोसेविक। स्लोबोडन मेलोसेविक था, ये जो है ना क्या कहते हैं डिक्टेटर था। इसने नंबर ऑफ द थाउजेंड्स पीपल्स को क्या मैसाकर किया, मतलब उनको किल कराया। तो एक किस्म की जब इतनी नंबर ऑफ द 1000 पीपल्स को किल कराया जाए, तो इट मीन स्पेशल, इसको क्या कहते हैं क्लीजनिक एथनिसिटी बोलते हैं। तो ये बिल्कुल आज़ाद
घूम रहा था, इसको था कि मुझे मेरा कौन ट्रायल कर सकता है। एक डिक्टेटर, आपको पता है डिक्टेटर पावरफुल होता है, तो यूएनओ ने इसकी जो है ना क्या कहते हैं, इसकी जो है ना इसकी प्रोसिक्यूशन की, और इसके बाद जो है ना इसको सज़ा, अभी इसका ट्रायल चल रहा था, ड्यूरिंग दिस ट्रायल तो ये इसकी जो है ना नेचुरल डेथ हो जाती है। ये तो खाता यहाँ इसका क्लियर होता है। उसके बाद अगर हम दूसरे की बात करें तो वह है सर लिबेरिया का स्पेशल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स ऑन द लिबेरिया। ये था चार्ल्स टाइलर। चार्ल्स टाइलर को यूनाइटेड नेशन ने 50 साल की सज़ा इम्प्रिजनमेंट इनके लिए मुकर्रर की। 50 ईयर इम्प्रिजनमेंट फॉर डिक्लेयर द चार्ल्स टाइलर। ठीक है, ये भी क्या कहते हैं, इसने भी मैसिव किलिंग की, लोगों का जिनोसाइड करवाया। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना इसको किसने, यूनाइटेड नेशन की एक जो है ना क्या कहते हैं स्पेशल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स जो ना एक सेटअप था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसको 50 ईयर की सजा मिली। दिस इज़ अ सक्सेस ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये यूनाइटेड नेशन का सबसे क्या कहते हैं सक्सेस काउंट किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और यूनाइटेड नेशन का क्या सक्सेस काउंट किया जाता है, देखें वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर क्या कहते हैं, अभी 19 अगर रिसेंटली मैं बात करूं तो कोविड-19 आता है। दिस इज़ अ वर्ल्ड चेंज हिस्ट्री। दिस पेंडेमिक था ना, इस पेंडेमिक ने क्या चेंज द हिस्ट्री, पेंडेमिक चेंज द हिस्ट्री। अगर पास्ट की बात करें तो स्टूडेंट नंबर ऑफ द पेंडेमिक्स कम्स इन द पास्ट। ठीक है, दे वर चेंज द हिस्ट्री। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्लेग्यू की, तो प्लेग्यू ने क्या किया था, इसके अंदर लाखों की तादाद के अंदर लोगों की डेथ हुई थी। स्पेनिश फ्लू इज़ अ वन ऑफ देम, स्पेनिश फ्लू इज़ अ वन ऑफ देम, एशियन फ्लू इज़ अ वन ऑफ देम। एशियन फ्लू में भी नंबर ऑफ द क्या कहते हैं थाउजेंड्स पीपल क्या हो गए थे, डाई हो गए थे। इसके अलावा जो है ना एशियन में क्या हो गए थे कि लाखों में मर गए थे, और स्पेनिश में भी लाखों में लोगों की क्या हो गई थी, डेथ हुई थी। इसके अलावा एड्स आए थे, एड्स के अंदर भी लाखों लोगों की डेथ हो गई थी। इसके साथ साथ क्या कहते हैं HIV, हेपेटाइटिस। ठीक है, करंट में अब जो है ना कोविड है। तो जो मेन सक्सेस है ना इसका यूनाइटेड नेशन का, वो एक है कि कंट्रोल करना फेमाइन को एंड डिजीज़ को। तो जो पास्ट की क्या कहते हैं डिजीज़ हैं वो मैंने आपको बताई है, वर्ल्ड पेंडेमिक है जो ना वो चेंज द हिस्ट्री। ठीक है, इसके अंदर लाखों की तादाद लोग मारे गए। ठीक है, लोगों की डेथ हुई, क्योंकि उस टाइम मॉडर्न क्या नहीं थी, मेडिसन नहीं थी, और उसके बाद प्रॉपर इलाज नहीं था, और उस मेडिसन को उस डिज़ीज़ की प्रॉपर जो है ना क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन भी नहीं थी कि कैसे, तो इसके साथ जो ना लोगों की डेथ हो जाती थी। तो ये जो एक क्या कहते हैं इफ़ेक्टिव मेयर लिया ना किसने, यूनाइटेड नेशन ने। जब यूनाइटेड नेशन बनी 1945 के बाद, तो उसने एक चीज़ बनाई, एक आर्गन बनाया जिसको कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। इसके साथ उसने बनाया एक आर्गन, सब आर्गन, जिसको बोलते हैं FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब पहले लोगों के पास इतनी सोर्स नहीं थे। लोगों देखें ना, अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में इथोपिया के अंदर कई मिलियन ऑफ द पीपल डाई ड्यू टू दी हंगरनेस की वजह से लोगों की कितनी लोगों की जानें चली गई हैं। ठीक है, तो खुराक की जो है ना कहत की वजह से मुख्तलिफ कंटिनेंट के अंदर मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने फेमाइंस को क्या किया है, फेस किया है। अगर हम प्री पार्टीशन की बात करें इन 1890, ठीक है, तो तब क्या कहते हैं बंगाल के अंदर क्या बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं फेमाइन था, और उसके अंदर क्या कहते हैं बंगाल के अंदर डिजीज़ क्या हो गई थी, फैल गई थी। उसके साथ साथ क्या कहते हैं 1901 के अंदर ब्रिटिशर ने इसलिए जो ना NWFP एक नया सूबा बनाया, और उसके बाद उड़ीसा एक और, मतलब 2 प्रोविंसेस ब्रिटिश ने बनाए। और बंगाल को तकसीम करने का अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो वो रीज़न जो कनेक्ट होती है वो ये होती है कि डिजीज़ इतनी फैल चुकी थी कि इस चीज़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। तो उसका एक वह सलूशन था, वो ये था कि इसको क्या कर दो, 2 इशू में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो अगर पास में देखें कि ये जो इफ़ेक्टिव मेयर है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का, वो बहुत ही एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है
फॉर कंट्रोलिंग द फेमाइन, फॉर कंट्रोलिंग द डिजीज़, ठीक है। अब देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अब कोविड आया तो कोविड के अंदर जो है ना वैक्सीन की क्या कहते हैं प्रोडक्शन में, ट्रांसमिशन में और उसके बाद जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या कहते हैं मेजर रोल है। और उसके बाद जहाँ जहाँ कहत आ जाता है, फेमाइन आ जाता है, तब जो है ना FAO अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये यूनाइटेड नेशन का सबसे ज़्यादा क्या किया काउंट किया जाता है, सक्सेस काउंट किया जाता है कि भूखा कोई ना सोए और बीमारी की वजह से कोई ना मर जाए, ठीक है। अब ये देखें कि पहले बच्चे पैदा होते थे तो वो खैर से जो है ना क्या कहते हैं इतनी मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो उनका डेथ रेट ज़्यादा था। लेकिन अब करंटली देखा जाए तो हर कंट्री के अंदर अब चिल्ड्रन का डेथ रेट बहुत कम हो गया है। अब नेचुरल डेथ जो होती हैं वो अकर होती हैं, डिजीज़ की वजह से कम डेथ अकर होते हैं, क्योंकि अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी हर कंट्री के अंदर आ गई है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो मेजर रोल है वो यूनाइटेड नेशन का है, और यूनाइटेड नेशन की सबसे बड़ी सक्सेस काउंट की जाती है तो वो फेमाइन एंड द क्या कहते हैं डिजीज़ कंट्रोल है। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्टूडेंट वो है NPT। देखें NPT आती है 1968 के अंदर। 1968 के अंदर एक इफेक्टिव मेयर लिया जाता है, एक जो है ना क्या कहते हैं वाइटल स्टेप लिया जाता है टुवर्ड द मेंटेनेंस ऑफ द पीस एंड सिक्योरिटी बिटवीन द स्टेट। स्टूडेंट, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने सोचा इस चीज़ को कि NPT ले आए, कि NPT को क्या बोलते हैं, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी बोलते हैं या न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी बोलते हैं। इसका बेसिक मकसद था कि जो स्टेट इस पे साइन करेंगी वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो रख सकती हैं, न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकती, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दीज आर टू डिफरेंट थिंग। इस चीज़ को आप क्लियर कर लें कि टेक्नोलॉजी और वेपन्स ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर तो जो स्टेट NPT साइन कर लेती है, अगर तो स्टेट जो NPT साइन कर लेती है तो वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगी। अगर जो स्टेट NPT साइन नहीं करती तो वो इस चीज़ की विलिंग है कि वी आर मेड न्यूक्लियर वेपन फॉर इन पास्ट, ठीक है, जस्ट लाइक पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ठीक है। तो जिन्होंने NPT साइन नहीं किया था वो न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं, साथ में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी। जिन्होंने क्या किया, NPT साइन कर दिया कि वी आर नॉट विलिंग टू फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन, ठीक है, तो वो इस ट्रीटी के क्या मेंबर हो गए और ये ट्रीटी को कभी ही वायोलेट नहीं कर सकते। अब हम इधर एग्जांपल देते हैं। इस ट्रीटी का एक क्या एजेंसी है जिसका नाम है IAEA। स्टूडेंट, IAEA क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। इसका काम है जिस स्टेट ने सिग्नेचर किया है NPT पे कि उस स्टेट पे नज़र रखना, चेक करना कि क्या ये जो है ना क्या कहते हैं यूरेनियम की फिल्टर जो कर रहे हैं यूरेनियम को, क्या एक थ्रेश होल्ड से ज़्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू NPT इस चीज़ का एक थ्रेश होल्ड है कि जो कंट्री इस पे साइन करेंगे वो 20% यूरेनियम क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं कर सकते। इससे ऊपर वो लिमिट क्रॉस करेंगे, दिस इज अ साइन टू फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन, ओके। तो इसीलिए IAEA इस चीज़ पे नज़र रखता है। अब मैं बात बताता हूँ कि ईरान की, ईरान ने साइन किया उस टाइम जो है ना ईरान के अंदर क्या कहते हैं रेवोल्यूशन नहीं आया था, तो ईरान ने साइन किया इस चीज़ पे कि हमें शैतानी काम बिल्कुल नहीं पसंद, हम बिल्कुल ही शैतानी काम नहीं करना चाहते। तो उन्होंने NPT पे साइन किया कि वी आर नॉट नीड टू फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन। यहाँ तक बात चलती है। बात आके 2001 1990 पर, ठीक है, IAEA चेक करती है, ठीक है। तो ये जो शैतानी काम था ये 3-4 जगहों पे ईरान के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो आके इस चीज़ को जो प्रूव करते हैं, फिर उससे आके
इस चीज़ पे सैंक्शन लगाती है एनपीटी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन लगाती है कि ईरान ने एनपीटी को क्या किया है, वायोलेट किया है, वायोलेशन की है उसकी, क्योंकि उसने पहले सिग्नेचर किए हुए थे कि वो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम जो है ना न्यूक्लियर वेपन बनाएं। देखें, अब वो न्यूक्लियर वेपन तो नहीं बना सकता था, लेकिन वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रख सकता था, ठीक है, और वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वो शेयर भी कर सकता था, सेल परचेज भी कर सकता था फॉर द क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी यूज़ कर सकता था। लेकिन उसकी जो थ्रेशोल्ड था, उसका थ्रेशोल्ड यूरेनियम फिल्टर करने का 90 पे पहुंचा हुआ था। दिस इज अ साइन टू फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन। तो स्टूडेंट इस चीज़ पे जो है ना क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ने इस पे सैंक्शन लगाई, यूएसए ने इस पे सैंक्शन लगाई, और उसके बाद क्या कहते हैं, इसकी ट्रेड बंद हो गई। ट्रेड के साथ साथ जो है ना इसके से अब कोविड-19 के अंदर इनके पास क्या कहते हैं वो टेस्ट डिस्क थी, वो भी नहीं आ रही थी, ठीक है। तो मतलब ईरान की अब जीडीपी चेक करें कि कितनी किधर पहुंच गई है। ईरान एक क्या कहते हैं नेचुरल एनर्जी का रिसोर्स है, इसके पास गैस भी है, इसके पास ऑयल भी है, लेकिन ये ईरान पे जो है ना ईरान की ट्रेड बंद है, तो ईरान के फॉरेन रिजर्व फ्रीज हैं, ठीक है, इस वजह से कि इसने एनपीटी को क्या किया, वायलेट किया। तो स्टूडेंट मैं समझता हूँ ये सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं इफेक्टिव इसका रोल था यूनाइटेड नेशन का, जो ये स्टेप लिया एनपीटी का। दिस इज अकाउंट ऑफ सक्सेस ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो स्टूडेंट ये सारे हमारे जो है ना क्या कहते हैं सक्सेस ऑलमोस्ट ये 4 पॉइंट्स के अंदर कंप्लीट होते हैं यूनाइटेड नेशन के। इसके बाद मैंने सोचा कि जो है ना यूनाइटेड नेशन के अंदर इन द करंट टाइम के अंदर कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। कमिंग टाइम के अंदर यूनाइटेड नेशन के अंदर कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जो क्वेश्चन में आ सकता है कि what was the possible reforms in the United Nations to make the future good better। तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। देखें कि रिफॉर्म्स में हम 4 किस्म की रिफॉर्म्स देख सकते हैं। एक जनरल रिफॉर्म्स, दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, तीसरी फाइनेंशियल रिफॉर्म, 4 नंबर पे स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स। स्टूडेंट 4 किस्म की रिफॉर्म्स हम यूनाइटेड नेशन के अंदर कर सकते हैं। नंबर 1 देखिए, जनरल रिफॉर्म के अंदर हम देखें कि तो आर्टिकल 2 चीज़ें हैं, आर्टिकल नंबर 23 और उसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल। आर्टिकल नंबर 23 जो है ना, इसके अकॉर्डिंग द परमानेंट मेंबर जो है ना वो कितनी है, 5 हैं। कौन कौन से थे वो, नंबर 1 यूएसए, यूके, चाइना, यूएसएसआर, ठीक है, और फ्रांस। लेकिन इस आर्टिकल के तहत इस चीज़ को चेंज किया गया, यूएसएसआर की जगह पे रशिया फेडरेशन को ऐड किया गया, क्योंकि यूएसएसआर तो डिसइंटीग्रेट कर गया था इन 1991 के अंदर। तो उसके बाद जो है ना रशिया फेडरेशन का नाम ऐड किया गया था। बाकी कंट्री तो उससे जो है ना ऑलमोस्ट 17 स्टेट जो है ना यूएसएसआर के अंदर और थी, जो क्या होते थे डिस्पैच हो गई थी। तो उसके बाद अगर हम बात करें, एक वो जनरल रिफॉर्म्स पॉसिबल थी, दूसरी पॉसिबल ये है ट्रस्टीशिप काउंसिल। स्टूडेंट यू नो कि हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर ट्रस्टीशिप काउंसिल को डिस्कस कर चुके हैं। ट्रस्टीशिप काउंसिल एक ऐसा ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का जिसने ट्रस्ट टेरिटरीज को क्या करना था, स्टेबल करना था, ताकि वो सेल्फ गवर्न हो सके, पॉसिबल हो सके। क्योंकि कुछ टेरिटरीज थी ना जो वर्ल्ड वार 1 के बाद जो है ना सेपरेट हो गई थी, और कुछ थी जो क्या कहते हैं वर्ल्ड वार 2 के बाद जो है ना वो सेपरेट हुई, और कुछ थी बाय वॉलंटरली, वो कहती थी कि जो है ना हम खुद स्टेबल नहीं हैं लेकिन हमें कोई और गवर्न करे, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स की टेरिटरीज थी, ठीक है, जो क्या कहते हैं 13 टेरिटरीज थी, और उनको ट्रस्टीशिप काउंसिल ने क्या करना था, रन करना था। ट्रस्टीशिप काउंसिल ने अपना ये जो फ़र्ज था ना, ये 1994 तक कंप्लीट कर लिया। लास्ट जो टेरिटरीज थी वो थी पलाओ, उसको क्या किया, उसने स्टेबल किया। आफ्टर दैट ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है ना वो डॉर्मेंट हो चुकी है, इनएक्टिव हो चुकी है, ठीक है, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही। तो जनरल रिफॉर्म्स में कोई जो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, तो या तो उसको जो है ना यूनाइटेड नेशन के आर्गन से क्या कर दो, रिमूव कर दो, या तो फिर उसको कोई और फर्दर काम दे दें, ठीक है। तो ये रिफॉर्म भी पॉसिबल है। इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इज अ मेजर रिफॉर्म्स, ठीक है ना।
इसके अंदर हमारे यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं मुनीर अकरम साहब। तो मुनीर अकरम साहब ने डॉन के अंदर एक आर्टिकल भी लिखा था कि उसमें ये कहा गया था, बेसिकली उसके कहने का मकसद ये था कि वीटो पावर इज अ नथिंग। वीटो पावर एक ठीक है, एक चीज़ है, वो तो नीचे अवेलेबल है, मतलब परमानेंट मेंबर बैठे हैं, उनके फैसले तो वीटो किए जाएंगे, वो जो करें वो हो गया। लेकिन जो करंट टाइम पे जो चीज़ खाए जा रही है, जो चीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम लॉस दे रही है, वो ये है कि जो P5 है ना, इन जो स्टाफ बैठा हुआ है ऊपर, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कर रहा है, वो भी उन P5 मेंबर में की स्टेट में से है। ठीक है, देखें स्कॉलरशिप्स आती हैं, जॉब्स आती हैं। 2015 के बाद पाकिस्तान के लिए यूनाइटेड नेशन की कोई जॉब नहीं आई। यही क्या कहते हैं, ऐड आती है कि यूएसए के जो है ना क्या कहते हैं मेंबर्स की कमी है, और यूएसए के मेंबर को वहाँ पर क्या किया जाती है, जॉब दी जाती है। इसी तरह जो ना रशिया हो गया, चाइना हो गया, यूके हो गया, लेकिन पाकिस्तान के लिए नहीं दी जाती। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो है ना, उनके लिए भी कोई कोटा नहीं है। ठीक है, तो जो P5 हैं वो भी तो ऑलरेडी हैं। इसके अलावा जो अपर स्टाफ है, कोई किसी किस्म की काम की फाइल सेंड करते हैं, तो वो फाइल जब आगे फर्दर टेबल पर तक पहुंचती भी नहीं है, उसको ट्रांसफ़र भी नहीं किया जा सकता, कि नहीं किया जाता, स्टाफ नहीं करता, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वो फैसला कैसे होगा, उस पर कैसे एग्रीमेंट होगा, वो कैसे उस पर जो है ना क्या कहते हैं प्रोएक्टिव मेयर लिया जाएगा, नथिंग। तो यही तो मुनीर अकरम साहब कहते हैं कि जो है ना क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में दो चीज़ें टॉप पे होनी चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी, दूसरा अकाउंटेबिलिटी का क्या होना चाहिए, एक फिगर होना चाहिए कि इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के अंदर कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री को भी कोटा दिया जाए, और इसके अलावा हर कंट्री के लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो। इसके अलावा फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के अंदर देखें, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के अंदर हम स्टेट, हर बंदा अपनी स्टेट में रहता है, तो स्टेट में एक चीज़ देखता है कि हम टैक्स भी पे करते हैं। ऑयल गैस जो निकलते हैं कंट्री में से, दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन द एवरी स्टेट। एवरी स्टेट वर एंजॉइंग द नेचुरल विद द नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, स्टेट में नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है, स्टेट उस चीज़ से इंजॉय कर रही है, हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो स्टेट को भी तो चाहिए वो किसी को टैक्स पे करे। ठीक है ना, इसी तरह से अब सब स्टेट जो है ना मिल के जो नेचुरल रिसोर्सेज से एंजॉय कर रही हैं, तो वो इस चीज़ का टैक्स जो पे करें किसकी शक्ल के अंदर, किसको दें, वो दें यूनाइटेड नेशन को। तो यूनाइटेड नेशन के अंदर जो क्या कहते हैं उसके फाइनेंशियल इशू हैं, कोई क्राइसिस हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ओनली यूएसए कंट्रीब्यूट बाय फाइनेंशियली टू यूनाइटेड नेशन 20% रिमेनिंग। ठीक है, 192 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो अगर सब इसी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली ठीक है क्या करें, यूनाइटेड नेशन के अंदर फाइनेंस को सपोर्ट करें, तो फाइनेंशियल सपोर्ट बाय फाइनेंशियली यूनाइटेड नेशन क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो होता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स में देखें एक चीज़ काउंट की जाती है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल हैं इसके परमानेंट मेंबर 5 हैं, नॉन परमानेंट मेंबर 10 हैं। तो परमानेंट को भी बढ़ा दो, नॉन परमानेंट को भी बढ़ा दो। ठीक है, दो स्कूल ऑफ थाट हैं। ठीक है, एक स्कूल ऑफ थाट ये है कि G4 कंट्री हैं, इंडिया, ब्राज़ील, जापान, जर्मनी। ये कहते हैं कि 4 हम हैं, 4 परमानेंट बढ़ा दो, 4 नॉन परमानेंट बढ़ा दो। ठीक है, एक चीज़, इस चीज़ को जो है ना यूनाइटेड नेशन और बाकी आर्गन जो परमानेंट हैं वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। ठीक है, वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर ये कहते हैं कि एक दूसरी राय देते हैं, तो दूसरी राय ये भी है, आप हमें परमानेंट मेंबर तो बना दें, लेकिन हमें वीटो पावर पहले 15 साल ना दें, पहले 15 साल हम विदाउट वीटो पावर क्या कहते हैं रह जाएंगे, आफ्टर 15 ईयर तो हमें वीटो पावर दे देना। ये चीज़ एक और स्कूल ऑफ थाट है जिसको बोलते हैं कॉफ़ी क्लब।
अब उसका नाम चेंज किया गया है, उसका नाम है यूनाइटिंग फॉर द कंसेंसस, यूएफसी। तो यूएफसी वाले कहते हैं नो, ठीक है। वो क्या, उनमें है इटली, अर्जेंटीना और पाकिस्तान। पाकिस्तान क्यों इस चीज़ की डिनाई करता है? पाकिस्तान नहीं चाहता कि यूनाइटेड नेशन क्या करे, यूनाइटेड नेशन के अंदर इंडिया परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने, कभी भी नहीं चाहता। अर्जेंटीना नहीं चाहता कि वो ब्राज़ील बने, ठीक है, कि और उसके बाद जो है इटली नहीं चाहता कि वो जापान बने, ठीक है। अब ये चाहते हैं, इनका अपना स्कूल ऑफ थॉट ये है कि भाई 10 नॉन परमानेंट मेंबर बढ़ा दो सिक्योरिटी काउंसिल के, कोई भी ना परमानेंट मेंबर ना बढ़ाओ, परमानेंट वैसे के वैसे 5 रह जाएं, लेकिन 10 जो बढ़ाने हैं आपने वो नॉन परमानेंट मेंबर बढ़ा दें, ठीक है। तो ये मतलब थी स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, ठीक है, तो जो अभी तक पॉसिबल नहीं हुई। जस्ट 2 स्कूल ऑफ थॉट्स थे, एक तो काफ़ी क्लब वाला था और दूसरा जो था ना G4 वाला। G4 वाला कहते हैं 4 परमानेंट और 4 नॉन परमानेंट, काफ़ी क्लब वाले कहते हैं नो, कोई परमानेंट ना बढ़ाओ, सिर्फ ओनली 10 जो है ना क्या कहते हैं नॉन परमानेंट मेंबर बढ़ा दो, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन जो है ना हम रिफॉर्म्स के अंदर ये चीज़ें सारी लिख सकते हैं। ओनली हमने ये नहीं करना कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर से हमने जो है ना क्या करना है कि उसमें से वीटो पावर को रिमूव कर दें। दिस इज़ अ रिफॉर्म, आई थिंक सो कि ये कोई गुड अच्छी रिफॉर्म नहीं है, ना ये कोई क्या कहते हैं पॉसिबल है। ठीक है, देखा जाए तो वो क्या कहते हैं इस लेवल के ऊपर इस चीज़ को जो है ना नहीं समझा जाता, ठीक नहीं समझा जाता। तो पॉसिबल रिफॉर्म्स थी आई थिंक सो यही हो सकती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।